नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लास से श्री माधुपुर का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम हिंदी भाषा व्याकरण के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा व्याकरण, हिंदी भाषा व्याकरण। देखो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमें समझना है कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है। भाषा क्या है और व्याकरण क्या है, उसके बाद में हम विस्तार से हिंदी भाषा का जो सामान्य जो व्याकरण है उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, भाषा की यदि सामान्यतः हम परिभाषा की बात करें तो भाषा किसे कहते हैं? सामान्य यदि हम देखें तो विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है या विचार विनिमय का जो साधन है उसे क्या कहते हैं? भाषा। अर्थात विचार विनिमय के साधन को क्या कहते हैं या माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। विचार विनिमय का माध्यम, विचार विनिमय का माध्यम ही क्या है? भाषा है। अब देखो दोस्तों, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और उसको समाज के साथ विभिन्न व्यापार करने पड़ते हैं। समाज को उसकी आवश्यकता होती है, समाज की उसको आवश्यकता होती है। तो इन विभिन्न व्यापारों को संपन्न करने के लिए, इन विभिन्न व्यापारों को संपन्न करने के लिए जो मनुष्य है वो समाज के साथ संबंध स्थापित करता है और उन संबंधों को स्थापित करने के लिए, व्यापारों को स्थापित करने के लिए उसे अपने विचार और भावों को, अपने विचार व भावों को समाज तक पहुंचाना होता है। विचार व भावों को कहां तक पहुंचाना होता है? समाज तक पहुंचाना होता है। और इन विचारों व भावों को, इन विचारों व भावों का जो संप्रेषण है, विचार व भावों का जो संप्रेषण है समाज और मनुष्य के मध्य, समाज और मनुष्य के मध्य जो विचार और भावों का जो संप्रेषण होता है, जो संप्रेषण किया जाता है, इस संप्रेषण का जो माध्यम है वो किसके द्वारा, जो संप्रेषण होता है वो किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। अर्थात इस संप्रेषण का जो माध्यम है वो ही क्या है? भाषा है। अब देखो, भाषा विभिन्न रूपों में हो सकती है। वो वाचिक भी हो सकती है, मौखिक लिखित हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भाषा के सिर्फ वाचिक माध्यम को, सिर्फ वाचिक माध्यम को ही क्या माना है? भाषा के रूप में माना है। भाषा का जो वाचिक माध्यम है उसको ही क्या माना है? भाषा के रूप में स्वीकार किया है। वाचिक माध्यम जो ध्वनि से संबंधित है, और जो वाचिक भाषा होती है, वाचिक भाषा के जैसे आगे फिर दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित होता है। मौखिक और लिखित। जो वाचिक जो भाषा है वो दो रूपों में पाई जाती है, एक मौखिक रूप में पाई जाती है और एक लिखित रूप में पाई जाती है। अब देखो, वाचिक माध्यम को ही भाषा स्वीकार किया गया है। अन्य जो माध्यम है, अब देखो माध्यम है, ये क्या है? माध्यम है। किसका? विचार व भावों के संप्रेषण का। अब विचार और भावों के संप्रेषण के और भी कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे आंगिक चेष्टाएं हो सकती हैं। आंगिक चेष्टाओं के द्वारा भी हम अपने भाव जो है प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कक्ष में गुरुजी से जब बाहर जाने की इजाजत मांगता है तो जब वो एक अंगुली खड़ी करता है तो गुरुजी समझ जाते हैं कि भाई ये 2 नंबर के लिए जा रहा है। पानी पीने के लिए इशारा करके बोलता है, गुरुजी भी इशारे से उसको या आंगिक चेष्टा के द्वारा या तो हाथ का इशारा कर देते हैं या आंख का जो इशारा होता है उसके द्वारा भी उसको बोल देते हैं। अब वहां जो माध्यम है वो सिर्फ सांकेतिक है। वहां पर जो माध्यम है वो क्या है? सिर्फ सांकेतिक है। अर्थात सांकेतिक आंगिक चेष्टाओं के द्वारा, शरीर के जो अंग हैं उनके द्वारा ही कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिनके द्वारा उसके जो संकेत जो दे रहा है उसके भाव या विचार हैं वो प्रकट हो रहे हैं। इसके अलावा मूक भाषा होती है, पशु पक्षी होते हैं, वो मूक भाषा में जो अपना जो व्यवहार है, अपने व्यवहार के द्वारा या अपनी जो मूक भाषा जिसको बोला जाता है उसके द्वारा अपने जो विचार हैं वो प्रकट करते हैं, अपनी इच्छाओं को वो जताते हैं। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा बहुत से जो विभिन्न जो निश्चित कोई गुप्त जो कार्य होते हैं, गुप्त जो जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, उनमें भी सांकेतिक भाषा को काम में लिया जाता है। लेकिन इन सब के अलावा सिर्फ जो वाचिक माध्यम है,
सिर्फ जो वाचिक माध्यम है जो ध्वनियों के द्वारा प्रकट होती है। वाचिक माध्यम का मतलब जो ध्वनि के द्वारा प्रकट होती है, या ध्वन्यात्मक रूप जिसको बोलते हैं, ध्वनि के द्वारा प्रकट भाषा। ध्वनि के द्वारा जो प्रकट भाषा है या जो भाषा का जो ध्वन्यात्मक रूप है, उसी को भाषा वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। देखो, अब यदि हम ध्वनि या ध्वन्यात्मक या ध्वनि के द्वारा प्रकट भाषा की यदि बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। पहला जो रूप है वो क्या है, मौखिक है, जो मूल है। इसके बाद में कौन सा रूप आता है, लिखित रूप आता है। देखो, मौखिक वो जो हम बोलकर प्रकट करते हैं, जो हम वाग् यंत्र के द्वारा बोलते हैं, जो हम वाग् यंत्र के द्वारा बोलते हैं, वाग् यंत्र के द्वारा ध्वनि प्रकट करके भाषा का जो रूप तैयार होता है उसको बोलते हैं मौखिक रूप। इसके द्वारा इसी मौखिक भाषा को हम कुछ लिपि चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं, या भाषा किसी भी भाषा में विभिन्न तथ्यों को संग्रहित करने के लिए, किसी भी भाषा में विभिन्न तथ्यों को संग्रहित रखने के लिए हम लिखित भाषा को काम में लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो है हमारी भाषा। ये तो क्या है, भाषा। कि भाषा क्या है, भाषा का क्या व्यवहार है, भाषा का क्या कार्य है। तो मुख्य रूप से यदि भाषा की यदि कार्य की बात करें तो भाषा का कार्य सिर्फ इतना ही है कि दो लोगों के मध्य, चाहे वो एक व्यक्ति विशेष या समाज हो, चाहे दो व्यक्ति हों, उनके मध्य जो विचारों और भावों का जो आदान प्रदान है, वो ही क्या है, भाषा का मुख्य कार्य है। और यदि संक्षेप में हम कहें तो विचार विनिमय का जो माध्यम है उसे ही क्या कहेंगे, हम भाषा कहेंगे। अब आगे यदि हम चर्चा करें तो व्याकरण क्या है। भाषा तो समझ में आ गई, भाषा किसे कहते हैं। अब व्याकरण क्या है। अब देखो, व्याकरण जो शब्द है, व्याकरण शब्द की यदि चर्चा करें तो व्याकरण शब्द का जो अर्थ है, जो भावार्थ है, वो ये है कि किन्हीं भी विशिष्ट सिद्धांतों का जो संग्रह होता है, किन्हीं भी विशिष्ट जो विशेष जो नियम होते हैं, विशेष जो सिद्धांत होते हैं, उनका जो संग्रहण होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। अब यदि यहाँ भाषा व्याकरण की बात हो रही है, यहाँ पर अब देखो, पहले व्याकरण शब्द को समझना। अब यहाँ भाषा से संबंधित ही हो व्याकरण, कोई जरूरी नहीं है। यदि हम नृत्य कर रहे हैं, नृत्य से संबंधित भी यदि हम कुछ नियमों का संकलन करते हैं, कुछ विशिष्ट सिद्धांतों का यदि संकलन करते हैं, तो उसको हम नृत्य का व्याकरण बोल सकते हैं। इसी प्रकार संगीत का भी व्याकरण होता है। इसी प्रकार यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान भी एक तरह से क्या है, शासन संचालन के लिए विशिष्ट जो नियम कानून कायदे जो बनाए गए हैं, उनका क्या है, संकलन है। तो वो भी एक तरह से यदि देखा जाए तो राज्य व्यवस्था की क्या है, या जो राज्य व्यवस्था है, जो शासन है, उसका क्या है, व्याकरण है। तो व्याकरण का जो यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो व्याकरण का मतलब यही होता है कि किन्हीं भी विशेष नियमों का, किन्हीं भी विशेष सिद्धांतों का जब संग्रहण किया जाता है, एक जगह कोई संग्रहण होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। अब यहाँ यदि भाषा व्याकरण की बात करें, तो भाषा व्याकरण में अब यदि इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो ये होगा कि भाई भाषा व्याकरण भाषा से संबंधित किसी भी भाषा का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हिंदी का हो, अंग्रेजी का भी व्याकरण होता है, संस्कृत का भी व्याकरण होता है, उर्दू का भी व्याकरण होता है। अब यहाँ जो भाषा है, इस भाषा विशेष में जो विशिष्ट जो नियम हैं, जो विशेष जो सिद्धांत हैं, उनका जब हम संकलन किसी ग्रंथ में करते हैं तो वो क्या है, भाषा का व्याकरण है। वो क्या है, भाषा का व्याकरण है। अब भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब देखो, व्याकरण जो होता है, व्याकरण तो बाद में बनता है, भाषा तो पहले से जीवित होती है, भाषा तो पहले होती है, या पहले जो है भाषा का जो निर्माण है पहले हुआ है, व्याकरण बाद में बनाए जाते हैं। व्याकरण तो उसी भाषा में से जो भाषा हमारे सामने है, उसी के कुछ नियम हम निकाल लेते हैं, उनका संकलन कर देते हैं, उसको हम व्याकरण बोल देते हैं। बल्कि भाषा जो है, भाषा तो व्याकरण से पहले आती है। लेकिन जब भाषा पहले आ चुकी है, भाषा का निर्माण पहले हो चुका है, भाषा का निर्माण पहले हो चुका है, तो बाद में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, बाद में व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब देखो, इसको हम हिंदी भाषा व्याकरण की बात करें तो इसी के माध्यम से समझते हैं कि व्याकरण की आवश्यकता कैसे पड़ती है। यदि हिंदी भाषा व्याकरण की हम बात करें तो भाई जो हिंदी है,
विभिन्न राज्यों में बोली जाती है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। अब जैसे हम हिंदी भाषा की बात करें तो अब जैसे हमारे राजस्थान है, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां भी हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। लेकिन यदि हिंदी भाषा की बात करें तो यदि हिंदी भाषा का भी जो प्रयोग है, हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से किया जाता है। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अलग तरीके से हिंदी भाषा बोली जाती है, और यदि बिहार की बात करूं, यूपी की बात करूं, एमपी की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, इन सब में यदि हम देखें या फिर अलग अलग क्षेत्रों की यदि बात करें तो इस एक ही भाषा के रूप में, इस एक ही भाषा के रूप में, अब देखो हिंदी ही भाषा है, हिंदी भाषा ही राजस्थान में बोली जा रही है, हिंदी भाषा ही उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है, हिंदी भाषा ही बिहार में बोली जा रही है। लेकिन हिंदी भाषा होते हुए भी इसमें अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार इसके रूप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसके रूप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, या इसके जो बोलने का तरीका है या जो ढंग है वो बदल जाता है। अर्थात इसका जो स्वरूप है, भाषा का जो स्वरूप है और जो प्रयोग है उसमें एक अंतर आ जाता है। उस अंतर को मिटाने के लिए, उस अंतर को मिटाने के लिए, किसके अंतर को, भाषा स्वरूप के अंतर को, अलग अलग क्षेत्रों में जब भाषा का स्वरूप बदलता हुआ प्रतीत होता है तो उस स्वरूप को मिटाने के लिए, उस स्वरूप को मिटाने के लिए हम एक व्याकरण की रचना करते हैं। उस स्वरूप को मिटाने के लिए किसकी रचना की जाती है, व्याकरण की रचना की जाती है। अर्थात कुछ नियम ऐसे बना लिए जाते हैं जिनके आधार पर भाषा में क्या स्थापित किया जाता है, एक रूपता स्थापित की जाती है। क्या स्थापित किया जाता है, एक रूपता स्थापित की जाती है। जो भाषा का जो स्वरूप है उसमें जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, अलग अलग क्षेत्रों में जो स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ है या स्वरूप में जो अंतर आ गया है, उस स्वरूप को मिटाने के लिए, अर्थात उसको एक रूपता स्थापित करने के लिए, भाषा की एक रूपता स्थापित करने के लिए हम कुछ विशेष नियमों का, कुछ विशेष सिद्धांतों का संकलन करते हैं जिसे हम व्याकरण कहते हैं। और इस प्रकार ये एक रूपता रखने के लिए, भाषा में एक रूपता स्थापित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, किसी भी भाषा के व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब देखो दोस्तों, चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी भाषा के जो व्याकरण है, भाषा का जो स्वरूप है, उसके बारे में आपको अपेक्षित जानकारी होनी चाहिए। और यदि हम कंपटीशन वगैरह की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमें भाषा के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये तो हमारी खुद की भाषा है, हम हिंदी भाषी हैं, तो कम से कम यदि हम हिंदी भाषा हमारे दैनिक जीवन में, हम व्यवहार में यदि काम में लेते हैं तो कम से कम इसकी जो सामान्य जो जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। अब आगे मैंने आपको बताया कि जो हिंदी भाषा है या जो भी भाषा है, जो भी भाषा है उसके दो रूप पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि भाषा सिर्फ वाचिक जो माध्यम है, विचार विनिमय का जो वाचिक माध्यम है, विचार विनिमय का वाचिक माध्यम, विचार विनिमय का जो वाचिक माध्यम है उसे ही क्या कहा गया है, भाषा कहा गया है। अर्थात भाषा के जो अन्य रूप हैं, जो अन्य जो रूप हैं जैसे सांकेतिक भाषा है, मूक भाषा है, इस प्रकार की भाषाओं को क्या किया गया है, भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। भाषा वैज्ञानिकों ने सिर्फ विचार विनिमय का जो वाचिक माध्यम है उसे ही क्या माना है, भाषा माना है। अब ये जो विचार विनिमय का जो वाचिक माध्यम जो भाषा है ये भी दो रूपों में होता है। ये भी कितने रूप में होता है, दो रूपों में होता है। एक मौखिक भाषा होती है, एक मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है। देखो मैं यहाँ आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ
कि मौखिक भाषा का जो मौखिक स्तर है, भाषा का जो मौखिक स्तर है, यहाँ पर किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, या यहाँ पर जो मौखिक भाषा का जो मौखिक जो रूप है, इसमें हम किसी भी व्याकरण की सहायता नहीं लेते हैं। कोई भी बच्चा होता है वो मौखिक भाषा जो होता है अपने परिवार में ही, अपने आसपास के समाज में, अपने आसपास के वातावरण से, अपने व्यवहार से सीखता है। उसको किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, कोई वाक्य को, किसी शब्द को, किसी वाक्य को गलत बोलता है, तो वो बार बार उस वाक्य को सुनने से या उस शब्द को सुनने से ही उसमें परिवर्तन होता है, वो उसको शुद्ध बोलने लग जाता है धीरे धीरे, ना कि वो किसी व्याकरण का अध्ययन करने के लिए बैठता है। और मौखिक भाषा व्यवहार से सीखी जाती है, इसलिए मौखिक भाषा सीखने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। एक तो बचपन में मौखिक भाषा सीखी जाती है, एक जैसे हम किसी दूसरे क्षेत्र में दूसरी भाषा के संपर्क में आते हैं तो वहाँ भी हम वो भाषा व्यवहार से सीखते हैं। बोलने की जो मौखिक भाषा की बात हो रही है कि जो मौखिक भाषा है वो किसी दूसरे क्षेत्र में भी यदि हम रहने लग जाते हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो भाषा सीखते हैं वो हम व्यवहार से सीखते हैं, ना कि किसी व्याकरण की हमें आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जो मौखिक भाषा है वो व्यक्ति जो है समाज में, अपने परिवार में, अपने आसपास के वातावरण में अपने व्यवहार से सीखता है। लिखित जो भाषा है, लिखित भाषा का जो स्वरूप है, लिखित भाषा का जो स्वरूप है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है लिखित भाषा सीखने के लिए। और यदि भाषा के सीखने की यदि हम अलग अलग स्टेज की यदि बात करें कि किस तरह से जो छोटा बच्चा होता है या जो भाषा का जो लिखित जो रूप है वो किस प्रकार से एक बच्चा सीख पाता है, तो उसमें देखो सबसे पहले बच्चा मौखिक भाषा सुनता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे खुद बोलना सीख जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो पढ़ना सीखता है और उसके बाद में क्या करता है? लिखना सीखता है। तो हम यहाँ भाषा के स्वरूप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भाषा के स्वरूप की बात करेंगे। भाषा के स्वरूप की बात करेंगे जो ध्वनि से लेकर वाक्य तक हमें लेकर जाएगा। ध्वनि से लेकर वाक्य तक हमें लेकर जाएगा। अर्थात भाषा का जो स्वरूप है वो ध्वनि से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? वाक्य तक जाता है। और वाक्य पर जाके क्या हो जाती है? भाषा पूर्ण हो जाती है। वाक्य पर जाके क्या हो जाती है? भाषा पूर्ण हो जाती है। देखो भाषा क्या है? भाषा का कार्य क्या है? अपने विचार प्रकट करना। एक वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। एक वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचार कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अब देखो ये क्या है? वाक्य है। और इसमें क्या है? एक मेरा विचार है, मेरा भाव है। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मैं पढ़ता हूं। तो कोई भी सुनने वाला है, सुनने वाले तक मेरा क्या चला गया है? मेरा विचार चला गया है। या मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं किसी से कहूं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो अगला समझ जाएगा कि भाई मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं कि मैं पढ़ना चाहता हूं। अर्थात मेरे जो विचार हैं, मेरे जो भाव हैं वो श्रोता तक पहुंच चुके हैं। मेरे जो विचार या जो भाव हैं वो श्रोता तक पहुंच गए हैं। तो ये काम किसने किया? यदि भाषा स्वरूप की बात करें, तो किसने काम किया? ये वाक्य ने। किसने काम किया? ये वाक्य ने किया। अब यदि मैं इस वाक्य को अधूरा छोड़ दूं कि मैं पढ़ता, सिर्फ इतना ही बोल दूं कि मैं पढ़ता, तो यहां देखो शब्द हैं, 2 शब्द हैं या 3 शब्द हो सकते हैं, 4-5 हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये वाक्य नहीं बनता है तब तक क्या नहीं कर सकता? अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, अपना भाव नहीं दे सकता है। मैं पढ़ता, अब यहां से श्रोता को कभी पता नहीं चलेगा कि भाई मैं क्या कहना चाहता था, अर्थात बात अधूरी रह जाएगी। तो इस प्रकार भाषा का जो पूर्ण जो स्वरूप है वो कहाँ जाता है? वाक्य के ऊपर जाकर खत्म होता है। अर्थात भाषा अपने स्वरूप को एक वाक्य के माध्यम से प्राप्त करती है, या एक वाक्य पर जाके भाषा क्या होती है? पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो इसी के ऊपर हम हिंदी भाषा व्याकरण, जो सरल भाषा व्याकरण है, उसमें चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भाषा का स्वरूप ध्वनि से लेकर वाक्य तक जाता है। एक एक टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। अब भाषा के स्वरूप का निर्माण होगा तो विभिन्न इकाइयों को मिलाकर होगा। ये प्रकृति का नियम है
कि किसी भी वस्तु का निर्माण होता है, किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है तो छोटे छोटे कणों को मिलाकर होता है, अर्थात विभिन्न इकाइयों को मिलाकर एक वस्तु या एक पदार्थ का निर्माण होता है। इसी प्रकार यहाँ जो भाषा है, जो भाषा या भाषा को हम वाक्य से भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि वाक्य और भाषा दोनों एक ही काम करते हैं। यदि भाषा की मैं बात करूं तो भाषा भी क्या है, विभिन्न इकाइयों को मिलाकर बनाई जाती है, अर्थात भाषा का जो मुख्य जो स्वरूप है, भाषा मुख्य स्वरूप को कब प्राप्त करती है, विभिन्न इकाइयां आकर इसमें जुड़ती हैं, तब जाकर ये अपने स्वरूप को प्राप्त करती है। तो हम उन इकाइयों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी इकाइयां हैं, कैसे भाषा का जो स्वरूप है वो तैयार होता है। सबसे पहले जो भाषा की शुरुआत होती है, अर्थात सबसे छोटी इकाई जहां से भाषा की शुरुआत होती है, जहां से भाषा की शुरुआत होती है, यदि उसकी बात करें तो वो है ध्वनि। वो क्या है दोस्तों? ध्वनि। अर्थात ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आधार है ये भाषा का। यहीं से भाषा की क्या होती है? शुरुआत होती है। यहीं से भाषा की क्या होती है? शुरुआत होती है। कहां से होती है? ध्वनि से। अर्थात ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थात भाषा में इससे छोटी कोई इकाई नहीं है। भाषा में ध्वनि से छोटी कोई दूसरी इकाई नहीं है, अर्थात सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, जहां से भाषा की शुरुआत होती है। अब यदि दो या दो से अधिक ध्वनियों को मिलाकर यदि कोई सार्थक समूह बना लिया जाए, अर्थात दो या दो से अधिक ध्वनियों का समूह है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ध्वनियों का समूह है, दो या दो से अधिक ध्वनियों का समूह है, और समूह ऐसा होना चाहिए जिससे कोई अर्थ निकलता हो, जिससे कोई अर्थ निकलता हो। अर्थात दो या दो से अधिक ध्वनियों का समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सार्थक, जिससे कोई अर्थ निकलता हो। यदि ऐसा सार्थक समूह हो, या फिर दो या दो से अधिक ध्वनियों का ऐसा समूह हो जो सार्थक हो, अर्थात जिससे कोई अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? शब्द। उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। दो या दो से अधिक ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे चम्मच। चम्मच हमारे पास क्या है? चम्मच शब्द है। या फिर देखो, यहां लिख के नहीं देखना है, हम मौखिक भाषा की बात कर रहे हैं, हमें बोल के ही महसूस करना है कि हमने चम्मच शब्द बोला। क्या बोला? चम्मच बोला, कमल बोला, मार्कर बोला, यानी कि ये सब शब्द क्या हैं? एक समूह है। ध्वनियों का क्या है? समूह है। यदि मैं सिर्फ च बोलूं, फिर ए बोलूं, फिर मैं, फिर ए, फिर च, फिर ए। अब देखो, यहाँ ये अलग ध्वनि है, ये अलग ध्वनि है, ये भी अकेली ध्वनि है, ये भी अकेली है, ये भी अकेली है। अर्थात ये जो विभिन्न जो ध्वनियां हैं, दो या दो से अधिक ध्वनियां हैं, अर्थात एक से अधिक जो ध्वनियां हैं, इनको मिलाकर एक जगह इनका क्या बना दिया गया है? समूह बना दिया गया है। और ये समूह ऐसा है जो हमें, समूह तो है ही, समूह क्या देगा? इन ध्वनियों को एक साथ बोला जाएगा, समूह में ध्वनियों को एक साथ बोला जाएगा, लेकिन इनसे ध्वनि नहीं निकलेगी। ध्वनि के साथ साथ इस समूह से क्या होगा? एक अर्थ भी प्रकट होगा, एक अर्थ भी प्रकट होगा। और अर्थ देखो, प्रत्येक शब्द में अर्थ छिपा हुआ होता है, प्रत्येक शब्द में अर्थ छिपा हुआ होता है। कोई भी शब्द जो है किसी न किसी पदार्थ का संकेत है, किसी न किसी पदार्थ की हमें जानकारी देता है। अर्थात कोई भी शब्द हमारे सामने जब बोला जाता है या हमारे द्वारा सुना जाता है, तो उस शब्द को बोलते ही यदि हम उसका अर्थ जानते हैं या वो सार्थक समूह है ध्वनियों का, तो उसको सुनते ही जिस पदार्थ का वो संकेत है, उस पदार्थ का जो प्रतिबिंब है वो हमारे मस्तिष्क में अपने आप बन जाएगा। जैसे यहाँ हमने चम्मच बोला, तो यहाँ चम्मच बोलते ही हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे घर पर जो हम सभी के पास जो खाने में काम में लेते हैं, जो एक स्टील की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, जो ऐसे घूमी हुई सी होती है, ऐसे ऐसे आकर इसका जो प्रतिबिंब है वो हम सबके मस्तिष्क में बन जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं गाय बोलूं, क्या बोला मैंने? गाय बोला, तो गाय बोलते ही जो पशु है, दुधारू पशु है, हमने देखा है सबने, जिसके दो सींग है, एक पूंछ है, दो कान है, इस प्रकार का जो पशु है, दुधारू पशु है, उसकी छवि जो है हमारे मस्तिष्क में बन जाएगी। तो ये क्या है? ये शब्द का कमाल है,
यही क्या है, शब्द का कमाल है। शब्द में क्या होता है, अर्थ छिपा हुआ होता है। किसी न किसी प्रकृति में व्याप्त किसी न किसी पदार्थ का वो क्या है, संकेत है। किसी न किसी पदार्थ का क्या है, संकेत है। अब देखो, अब यदि शब्द क्या है, शब्द ध्वनियों का समूह है, यानी कि सबसे छोटी इकाई तो क्या है, ध्वनि है। लेकिन इन छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर क्या बनाया गया है, शब्द बनाया गया है। और ये क्या है, सार्थक है। अब ध्वनि क्या थी, ध्वनि सबसे छोटी इकाई थी लेकिन सार्थक नहीं थी। अरे ध्वनि से कोई किसी प्रकार का अर्थ हमें नहीं मिलता है, ध्वनि से कोई किसी प्रकार का अर्थ नहीं मिलता है। इसलिए ध्वनि सबसे छोटी इकाई तो है लेकिन वो किसी प्रकार का अर्थ नहीं देती है, किसी भी प्रकार का उसमें अर्थ निहित नहीं है, वो सार्थक नहीं है। अब यदि सार्थक की बात करें तो सार्थक की जो इकाई है वो क्या है, सार्थक इकाई, सार्थक इकाई क्या है, शब्द। यहां सबसे छोटी इकाई की बात हुई तो क्या थी, ध्वनि। और यदि सार्थक इकाई की बात करें तो क्या है, शब्द। और सार्थक भी सबसे छोटी, इसको हम सबसे छोटी सार्थक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इससे छोटी कोई सार्थक इकाई थोड़ी है। अरे भाई, शब्द से छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, लेकिन वो सार्थक नहीं है। लेकिन यहाँ शब्द क्या है, सबसे छोटी सार्थक इकाई है, सबसे छोटी सार्थक इकाई है। अब यदि शब्दों का भी कोई ऐसा समूह हो, ऐसा सुव्यवस्थित समूह हो, ऐसा सुव्यवस्थित समूह हो जिसमें एक भाव छुपा हुआ हो, जिसमें क्या छुपा हुआ हो, एक भावार्थ छुपा हुआ हो, भाव या भावार्थ जिसमें छुपा हुआ हो, अर्थात सुव्यवस्थित क्रम में होने चाहिए। दो या दो से अधिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होना चाहिए, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होना चाहिए। और समूह कैसा होना चाहिए, उसमें जो शब्द हम काम में ले रहे हैं, उसमें जो शब्द काम में ले रहे हैं वो सुव्यवस्थित क्रम में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, सुव्यवस्थित क्रम में। तब वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जो हमें क्या देता है, शब्द केवल अर्थ देता है, लेकिन वाक्य क्या है, अर्थ के साथ साथ भाव भी देता है या भावार्थ हमें देता है। अर्थात अपनी जो वक्ता का जो पूर्ण जो विचार है, वक्ता का या लेखक का पूर्ण जो विचार है वो किसके द्वारा प्रकट होता है, वाक्य के द्वारा प्रकट होता है। अब देखना यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों का समूह तो है, लेकिन समूह होने के साथ साथ उसमें जो शब्द काम में लिए गए हैं उनका क्रम कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। हमारी जो भाषा व्याकरण में जो व्यवस्था की गई है, भाषा व्याकरण में जो व्यवस्था की गई है उसी के अनुसार वो क्रम होना चाहिए, उसी के अनुसार वो क्रम होना चाहिए। देखो उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसा नहीं है, यदि सुव्यवस्थित क्रम में यदि शब्द नहीं है, शब्द यदि सुव्यवस्थित क्रम में नहीं है जैसी व्यवस्था व्याकरण ने की है, तो फिर वो वाक्य नहीं है, तो फिर वो वाक्य नहीं हो सकता, उसको हम वाक्य नहीं बोल सकते। देखो सुव्यवस्थित क्रम कैसे होना चाहिए और कैसे वो वाक्य बनेगा। देखो, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। देखो यहाँ राम क्या है, शब्द है, यहाँ किताब क्या है, शब्द है, यहाँ पढ़ता क्या है, शब्द है, और है क्या है, शब्द है। अब देखो राम और किताब पढ़ता है, इन शब्दों का यहाँ ऐसा एक क्रम स्थापित हुआ है, ऐसे सुव्यवस्थित क्रम में इनको रखा गया है जिससे ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं वो अलग अलग रूप में यदि इनको देखा जाए तो क्या है, शब्द हैं, अर्थ देते हैं। लेकिन यहाँ इस वाक्य में एक सुव्यवस्थित क्रम में यदि इनको रख दिया गया है तो इन्होंने किसका रूप ले लिया है, वाक्य का रूप ले लिया है। किसका रूप ले लिया है, वाक्य का रूप इन्होंने ले लिया है।
और ये अर्थ के साथ साथ वाक्य में प्रयोग होने के बाद में ये अर्थ के साथ साथ वक्ता का जो पूर्ण जो विचार है, वक्ता का जो पूर्ण जो विचार है उसको भी ये प्रकट कर रहे हैं, अर्थात अर्थ के साथ साथ ये भावार्थ भी दे रहे हैं। अब देखो, यदि ये क्रम सुव्यवस्थित नहीं हो, यदि ये क्रम सुव्यवस्थित नहीं हो, जैसे राम पढ़ता है किताब, राम पढ़ता है किताब, यानी कि यदि यहाँ राम पढ़ता है किताब, यदि ऐसा हमने लिख दिया या ऐसा यदि हम किसी के सामने बोलेंगे तो अगला हमारी बात को नहीं समझ पाएगा, श्रोता जो है हमारी बात को समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि यहाँ जो शब्दों का जो क्रम है वो सुव्यवस्थित नहीं है, यहाँ पर जो शब्दों का जो क्रम है वो सुव्यवस्थित नहीं है। सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, वो वाक्य कहलाएगा। क्योंकि जब तक सुव्यवस्थित क्रम में शब्दों को नहीं रखा जाएगा तब तक वो अपना विचार जो है प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम वाक्य नहीं कह सकते। इसके अलावा इनमें जो उच्चारण में या लिखते समय, देखो लिखने में भी हम चिन्हों, विराम चिन्हों के द्वारा उसमें विराम की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बोलते समय यदि वाक्य की यदि बात करें तो बोलते समय शब्दों के अलग अलग शब्दों के मध्य जो विराम लिया जाता है, जो समय अंतराल होता है, इनके उच्चारण में रखा जाने वाला जो समय अंतराल है वो अधिक नहीं होना चाहिए, वो अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वो समय अंतराल यदि अधिक है तो भी हम इसको वाक्य नहीं बोल सकते, तो भी हम इसको वाक्य नहीं बोल सकते। अर्थात जो सामान्यतः जो व्यवहार में जो जितना जो समय लेना चाहिए उतना ही समय इनके मध्य लेना चाहिए। जैसे मैं बोलूं राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, यानी कि इसी समय के अंदर इनको बोला जाना चाहिए। अब यदि मैं जैसे पहले मैंने बोल दिया राम, इसके 5 मिनट बाद बोलूंगी किताब, और उसके 5 मिनट बाद बोलूं पढ़ता, और उसके 10 मिनट बाद बोलूं है, तो क्या वो वाक्य थोड़ी है? क्या वो अपना विचार जो है, अपना जो भाव है वो प्रकट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके अलग अलग शब्दों के मध्य जो लिया जाने वाला जो समय है वो निश्चित है, उससे ज्यादा यदि समय हम लेंगे तो फिर वो अपना अर्थ खो देगा। अर्थात जो वाक्य है वो अपना जो भावार्थ, अपना जो विचार जो प्रकट करना चाहता है, जो भाव देना चाहता है वो नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही व्यवहार में कोई बात भी वाक्य में कोई जो हम बात कर रहे हैं, जो हम विचार प्रकट कर रहे हैं, जो हम विचार प्रकट कर रहे हैं, वो विचार भी कैसा होना चाहिए? सर्वसम्मत होना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। प्रकृति के विपरीत यदि हम कोई विचार प्रकट कर रहे हैं तो फिर उसको हम वाक्य नहीं बोल सकते, उसको वाक्य की श्रेणी में हम कदापि नहीं रख सकते। देखो, विचार प्रकृति के विरुद्ध कैसे नहीं होना चाहिए? जैसे मैं बोलूं कि राम बाग को पानी से सींचता है, राम बाग को पानी से सींचता है। अब देखो, स्वाभाविक सी बात है, सब जानते हैं प्रकृति के अनुकूल है कि भाई बाग को किससे सींचा जाता है? पानी से सींचा जाता है, पानी से सींचते हैं, सब पानी से सींचते हैं। अब तब तो क्या है, ये वाक्य है। लेकिन यदि मैं यहां ऐसे बोले कोई कि राम बाग को आग से सींचता है, राम बाग को आग से सींचता है, तब ये वाक्य नहीं हो सकता, तब ये वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकृति के विपरीत है, प्रकृति के विपरीत है। आग से आग जलाने का कार्य करती है, आग किसका काम करती है? जलाने का कार्य करती है, आग कभी भी सींचने का काम नहीं कर सकती। तो इस प्रकार कोई भी यदि वाक्य में जो भाव छुपा हुआ है, जो विचार हम प्रकट करना चाहते हैं, वो प्रकृति के या हमारा जो व्यवहार है उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके प्रतिकूल होने पर भी हम उसको वाक्य की श्रेणी से बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो सुव्यवस्थित, जो व्याकरण के अनुसार जो सुव्यवस्थित जो क्रम है, सुव्यवस्थित क्रम में रखा हुआ जो समूह है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। और देखो, वाक्य क्या करता है? शब्द सिर्फ अर्थ देता है, शब्द केवल और केवल क्या देता है? अर्थ देता है। वो अपना पूर्ण जो विचार है या पूर्ण जो भाव है वो प्रकट नहीं करता, पूर्ण भाव प्रकट नहीं करता। इसलिए शब्द को हम भाषा की पूर्ण इकाई नहीं कह सकते। शब्द क्या नहीं है? भाषा की पूर्ण इकाई नहीं है।
पूर्ण इकाई नहीं है, क्योंकि पूर्ण इकाई कौन सी होगी? अरे भाषा का पूर्ण जो स्वरूप है, पूर्ण जो कार्य है भाषा का क्या है? विचार विनिमय का क्या है? साधन है। अर्थात विचार जो भाव है वो प्रकट होने चाहिए, लेकिन शब्द सिर्फ अर्थ ही प्रकट करता है, विचार या भाव प्रकट नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? जैसे मैंने बोला गंगा, किसी ने भी गंगा शब्द बोला। अब गंगा शब्द क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है। अब इसका अर्थ तो निकल जाएगा, गंगा जो शब्द है इसका अर्थ तो आपको मिल जाएगा, क्यों? लेकिन भाव नहीं मिलेगा। अब मैंने गंगा किसके लिए बोला है? आप गंगा बोलते ही आप इतना तो समझ जाओगे कि भाई या तो किसी लड़की का नाम गंगा है या फिर गंगा नदी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूर्णतः मेरा जो भाव है वो आप नहीं समझ सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने गंगा किसके लिए बोला है आपको नहीं पता। कि मैं गंगा, यदि मैंने गंगा शब्द बोला है, गंगा यदि पुकारा है, तो मैं किसी लड़की के नाम को संबोधित कर रहा हूँ, किसी लड़की को इस नाम से संबोधित कर रहा हूँ, या जो गंगा हमारी जो पवित्र नदी है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। इस मामले में आपको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए शब्द क्या नहीं है? पूर्ण इकाई नहीं है, क्योंकि वक्ता या लेखक का पूर्ण भाव इसमें नहीं छिपा है, इसमें सिर्फ अर्थ छिपा हुआ है, इसमें सिर्फ अर्थ छिपा हुआ है। लेकिन यदि मैं वाक्य की बात करूं, लेकिन यदि वाक्य की बात करें तो वाक्य में क्या होगा? वाक्य में अर्थ के साथ साथ भाव भी होगा। यदि मैं बोलूं कि गंगा बह रही है, गंगा बह रही है, अब ये देखो क्या हो गया? वाक्य हो गया है, ये वाक्य है। अब यहां जो गंगा शब्द है इसका हमें पूर्ण भाव मिल गया है कि गंगा बह रही है। यदि मैं ऐसा बोलूं कि गंगा बह रही है तो सुनने वाला आसानी से यह समझ सकता है कि मैंने गंगा जो शब्द बोला है वो किसके लिए बोला है? गंगा नदी के लिए बोला है। और यदि मैं बोलूं कि गंगा नाचती है या गंगा नाच रही है, गंगा नाच रही है, गंगा नाच रही है, तो यहां ऐसा बोलने पर आप समझ जाएंगे कि मैंने जो गंगा शब्द जो काम में लिया है वो किसके लिए लिया है? किसी लड़की के लिए लिया है। तो इस प्रकार शब्द सिर्फ अर्थ देता है, अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है भाषा की, लेकिन पूर्ण इकाई नहीं है, क्योंकि भाषा का जो पूर्ण जो कार्य है या मूल जो उद्देश्य है भाषा का उसको ये प्राप्त नहीं करता है। मूल उद्देश्य क्या है? भाव देना। मूल उद्देश्य क्या है? भाव देना। तो इस प्रकार पूर्ण यदि इकाई की बात करें, यदि भाषा की पूर्ण इकाई की बात करें तो वो क्या है? वाक्य। पूर्ण इकाई की यदि बात करें तो वो क्या है? वाक्य है। तो इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, उसके बाद में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई लेकिन अपूर्ण जो इकाई है वो क्या है? शब्द है, अर्थात सार्थक इकाई भी जिसको बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं है। और भाषा की जो पूर्ण इकाई है, जहां भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है या मुख्य जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाता है, वो क्या है? वाक्य है। अब लिखित भाषा की यदि बात करें, ये मौखिक भाषा की बातें थी। अब लिखित भाषा की यदि बात करें तो यहाँ एक बदलाव है, और वो बदलाव यह है कि जो मौखिक भाषा की जो ध्वनि होती है, मौखिक भाषा की जो ध्वनि होती है उसी को हम लिखित भाषा में यदि किसी लिपि चिन्ह के द्वारा, किसी भी लिपि चिन्ह के द्वारा, किसी लिपि चिन्ह के द्वारा यदि प्रदर्शित कर दें, किसी भी ध्वनि को, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसी भी ध्वनि को यदि लिखित भाषा में हम किसी भी लिपि चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करें तो उसको हम वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको वर्ण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अब देखो लिपि चिन्ह के द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं कि जैसे आपने ध्वनि बोली ए, आपने ध्वनि क्या बोली? ए, या मैंने ए ध्वनि का उच्चारण किया। अब लेकिन इसी जो ए ध्वनि है इसको हम यदि यहाँ किसी लिपि चिन्ह के द्वारा लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख दिया। अब ये जो हमारे सामने जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये किसका चिन्ह है या किसको प्रदर्शित करता है? ये ए की ध्वनि को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ए की ध्वनि को ये प्रदर्शित करता है, ए। तो ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है दोस्तों? वर्ण है। तो इस प्रकार किसी भी ध्वनि को जब लिपि चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है
तो उसको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और इस प्रकार यदि वर्ण की परिभाषा की यदि बात करें, यदि वर्ण की परिभाषा की यदि बात करें, तो जो वर्ण है वो संस्कृत के व्री धातु से बना है। किस धातु से बना है, संस्कृत के व्री धातु से बना है। और व्री जो धातु है इसका अर्थ क्या होता है, वहन करना। इसका अर्थ होता है वहन करना। व्री धातु का जो अर्थ है वो होता है वहन करना। अर्थात जो वर्ण होता है वो किसका वहन करता है, ध्वनि का वहन करता है। किसका वहन करता है, ध्वनि का वहन करता है। अर्थात यदि जैसे हमारे सामने ये लिपि चिन्ह लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, लिपि चिन्ह लिखा हुआ है। अब यदि इसको देखते ही यदि हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है भाषा के बारे में, हम जानते हैं या हम साक्षर हैं, तो इसको देखते ही हमारे मुख से या फिर मुख से भी ना निकले तो हमारे जहन में जो कै जो ध्वनि है, कै ध्वनि है वो अपने आप गूंजेगी। कै ध्वनि अपने आप गूंजेगी। अर्थात जहां कहीं भी हमें ऐसा लिपि चिन्ह दिखाई देगा वहां हमारे मन में कै की ध्वनि अपने आप गूंजेगी। कै की ध्वनि अपने आप गूंजेगी। या इसको देखते ही यदि हम उच्चारण करेंगे तो क्या ध्वनि उच्चारित होगी, कै ध्वनि का हम उच्चारण करेंगे। अरे इसको देखते ही हमें जो है क्या बोलेंगे, कै बोलेंगे। कै हमारे मस्तिष्क में आएगा, हमारे अंदर कै की जो ध्वनि है वो गूंजेगी। और छोटे बच्चे तो क्या करेंगे, बोल भी देंगे, बाहर भी आ जाएगी उनकी ध्वनि तो बाहर भी आ जाएगी। तो इस प्रकार जब किसी भी ध्वनि को किसी लिपि चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसको वर्ण कहते हैं। और वर्ण क्या करते हैं, किसी न किसी ध्वनि का वहन करते हैं। प्रत्येक वर्ण किसी न किसी ध्वनि का क्या करता है, वहन करता है। और शब्द और उसके बाद में वाक्य और लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों है, यह आपको मैंने पहले बता दिया है कि हमारी भाषा में किसी भी भाषा की बात करें, किसी भी भाषा में जो तथ्य होते हैं, इतिहास वगैरह होता है, उसको संग्रहित करने के लिए ही हम किसकी सहायता लेते हैं, लिखित भाषा की सहायता लेते हैं। और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह स्थापित कर देते हैं, जो हमारी मानक जो लिपि होती है, मानक जिसको हम मानक लिपि बोलते हैं, कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह की व्यवस्था कर ली जाती है, उसको हम लिपि कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा की यदि बात करें तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। क्या है, देवनागरी लिपि। अर्थात देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए, हमारी जो मौखिक भाषा है उसकी प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण की क्या है, व्यवस्था है। अर्थात एक लिपि चिन्ह की क्या है, व्यवस्था है। तो हम हमारी जो भाषा है उसको लिखित रूप में क्या करते हैं, उसको संग्रहित करते हैं। तो इस क्लास में इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगली कक्षा में हम वर्णों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे, वर्णों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।